इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं होता, ये तो एहसासों की एक लंबी कहानी है। आज हम एक ऐसे ही एहसास, एक ऐसे आइडिया के जन्म की कहानी को समझेंगे जिसने एक सब कॉन्टिनेंट को एक राष्ट्र में बदल दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है, आप कह सकते हैं, एक कोशिश से, एक नजरिए से, जब बिखरे हुए राज्यों और रियासतों के पार पहली बार किसी ने एक पूरे भारत की कल्पना की। और ये दर्द था गुलामी का, ये दर्द था शोषण का। और जब ये दर्द जियोग्राफिक सीमाओं को पार करके हर दिल में एक जैसा महसूस होने लगा, तो समझिए कुछ बदल रहा था। और बस उसी एक जैसे दर्द और एक जैसे सपने से एक आइडिया ने जन्म लिया। एक ऐसा आइडिया जो करोड़ों लोगों को एक धागे में पिरोने वाला था। वो आइडिया था भारतीय राष्ट्रवाद। तो चलिए सबसे पहले इसी आइडिया की जड़ को पकड़ते हैं। आखिर ये राष्ट्रवाद, ये नेशनलिज्म है क्या और इसके मायने क्या हैं? देखिए, राष्ट्रवाद ना सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो कई सारी भावनाओं का एक मिक्सचर है। जब लोग एक ही जमीन पर रहते हुए एक ही दुश्मन के हाथों लूटे जा रहे हों, अपनी संस्कृति पर गर्व करें और आज़ादी की एक ही ख्वाहिश रखें, तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। ये वो गोंद है जो अलग अलग लोगों को एक मकसद के लिए जोड़ देती है। हाँ, पर यहाँ एक बड़ा जरूरी सवाल उठता है, क्या हम हमेशा से एक राष्ट्र थे जैसा आज हैं? इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और यहीं से हमारी कहानी का असली हिस्सा शुरू होता है। देखिए, सांस्कृतिक तौर पर तो भारत हजारों सालों से एक जैसा ही था। हमारी नदियां, हमारे पहाड़, हमारे तीर्थ सब हमें जोड़ते थे। लेकिन पॉलिटिकली हम सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतों में बटे हुए थे। कोई एक सेंट्रल पावर नहीं थी जो पूरे भारत पर राज करती हो। तो फिर भाई ऐसा क्या हुआ कि ये जो पॉलिटिकली बटा हुआ देश था वो अचानक एक राष्ट्र बनने की सोचने लगा? आइए उन वजहों को समझते हैं जिन्होंने इस चिंगारी को आग में बदल दिया। इसे समझने के लिए ना हमें 5 मेन वजहों को देखना होगा। ब्रिटिशों का पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, मॉडर्न एजुकेशन का वो दांव जो उल्टा पड़ गया, हमारे अपने सोशल रिफॉर्म्स और दुनिया में जो क्रांतियां हो रही थी उनकी गूंज। अब ये बात बड़ी मजेदार है। विडंबना देखिए, जिन अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया उन्होंने ही पहली बार पूरे भारत को एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक कानून और एक जैसी रेल लाइन से जोड़ दिया। और तभी दादा भाई नौरोजी जैसे थिंकर्स ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से बताया कि ये कोई विकास नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक लूट है। बस इसी एक दुश्मन और एक जैसी लूट ने हमें एक कर दिया। अंग्रेजों ने अपने काम के लिए बाबू बनाने की सोची और इसीलिए अंग्रेजी शिक्षा शुरू की। पर दांव उल्टा पड़ गया। इसी शिक्षा ने भारतीयों को लिबर्टी, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी जैसे पश्चिमी आइडियाज से मिला दिया। नतीजा, अखबार राष्ट्रवाद की लैब बन गए और पढ़े लिखे भारतीय ही आज़ादी के सबसे बड़े लीडर बनकर उभरे। तो ठीक है, राष्ट्रवाद की नींव तो पड़ गई। अब ये एक आंदोलन कैसे बना? इस पूरे नेशनल मूवमेंट को ना हम 3 फेजेस में बांटकर समझ सकते हैं। पहला फेज था 1885 से 1905 तक का, जिसे हम कहते हैं अर्ली या मॉडरेट दौर। दूसरा 1905 से 1917 का एक्सट्रीमिस्ट दौर, जिसमें क्रांति की आग भी थी। और तीसरा और सबसे अहम 1917 से 1947 का गांधी युग। पहले फेज में जो मॉडरेट नेता थे जैसे दादा भाई नौरोजी और गोखले, उन्हें अंग्रेजों के न्याय पर बहुत भरोसा था। उनकी स्ट्रैटेजी थी प्रेयर और पिटिशन, मतलब प्रार्थना और याचिकाओं से सुधार मिल जाएगा। लेकिन जब अंग्रेजों ने उनकी एक न सुनी तो तिलक और लाला लाजपत राय जैसे गरमपंथी नेताओं ने स्वदेशी और बहिष्कार का नारा दिया। उनका मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। अब मकसद सिर्फ रिफॉर्म नहीं, स्वराज बन गया था। और फिर गांधी जी के आने से सब कुछ बदल गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दांडी मार्च और क्विट इंडिया मूवमेंट के जरिए उन्होंने पहली बार किसानों, मजदूरों, महिलाओं और छात्रों को इस लड़ाई से सीधे सीधे जोड़ा। अब ये लड़ाई सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की नहीं रही, ये जन जन का आंदोलन बन गई। हम अपनी आज़ादी की कहानी में ना अक्सर कुछ ऐसे हीरोज को भूल जाते हैं जिनका जिक्र कम होता है। ये वो विदेशी महिलाएं थीं जिन्होंने भारत की आज़ादी को अपना मकसद बना लिया था। आयरलैंड से आई एनी बेसेंट, जर्मनी में भारत का झंडा फहराने वाली मैडम भीकाजी कामा, स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता और गांधी जी की अनुयायी मीराबेन,
इन सब ने ये साबित कर दिया कि आज़ादी का जज्बा और राष्ट्रवाद का विचार सरहदों का मोहताज नहीं होता। साल था 1907। एक ऐसी घटना होने वाली थी जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जानी थी। जरा सोच कर देखिए, उस जमाने में जब अपने ही देश में झंडा फहराना गुनाह था, तब एक भारतीय महिला जर्मनी में पूरी दुनिया के सामने भारत की आज़ादी का परचम लहरा रही थी। ये बताता है कि राष्ट्रवाद सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडिया नहीं है, ये एक गहरा इमोशनल कनेक्शन है जो जन्मभूमि से नहीं कर्मभूमि से जुड़ता है। चलिए अब इस पूरी यात्रा का एक एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद हमें विरासत में क्या देकर गया। मशहूर इतिहासकार बिपिन चंद्र कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी, ये एक कंस्ट्रक्टेड प्रोसेस था। मतलब इसे धीरे धीरे बनाया गया, गढ़ा गया, सालों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अनुभवों से मिलकर ये तैयार हुआ था। इस आंदोलन की सबसे बड़ी कामयाबी क्या थी? आज़ादी। और इसकी सबसे बड़ी, कह सकते हैं, नाकामी, देश का बंटवारा। राष्ट्रवाद ने हमें आज़ादी तो दिलाई, लेकिन साथ में बंटवारे का एक ऐसा जख्म भी दिया जो आज तक भर नहीं पाया है। तो आखिर में ये भारतीय राष्ट्रवाद था क्या? ये गुलामी से आज़ादी का एक सफ़र था, डर से निकलकर आत्मविश्वास पाने की एक यात्रा थी, और बिखरे हुए टुकड़ों से जुड़कर एक राष्ट्र बनने की कहानी थी। ये सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, ये अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की लड़ाई थी। तो अगली बार जब भी आप तिरंगे को लहराता हुआ देखें तो एक पल के लिए रुककर उन अनगिनत लोगों के संघर्ष को याद कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, ये 200 साल की तपस्या है।